सा देखते हैं क्या दिया हुआ है। प्रश्न है, दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 जिनके परिमाण क्रमशः 10 की घात -8 तथा 10 की घात -8, एक प्लस आवेश है एक माइनस आवेश है, एक दूसरे से 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार बिंदुओं ए, बी और सी, बिंदुओं ए, बी और सी पर विद्युत क्षेत्र हमें परिकलित करना है। हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं, ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु। इन तीनों बिंदुओं पर हमें विद्युत क्षेत्र परिकलित करना है। देखते हैं किस तरीके से हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, ये जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें क्लियरली दिख रहा है कि दो आवेश हैं और दोनों बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं। कभी कभी इस तरह के जो प्रश्न आते हैं वो हमें भ्रमित कर देते हैं। भ्रमित कैसे कर देते हैं इस तरह के प्रश्न में? तो ये जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे ये एक विद्युत द्विध्रुव है, लेकिन ये विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा को पूरी तरह से नहीं गढ़ता है। क्यों नहीं गढ़ता है? तो हमने कहा था विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव हम ऐसे आवेशों के समूह को कहते हैं जिसमें दो आवेश परस्पर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और दो आवेश एक दूसरे के विपरीत होने के साथ साथ एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर होते हैं, तब हम इसे एक विद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। और ये जो विद्युत द्विध्रुव है, सॉरी बीच में इंटरप्शन हो गया है। खैर, ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इनमें आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 0.1 मीटर है। 0.1 मीटर का मतलब होता है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कोई छोटी दूरी नहीं है। तो इसे हम विद्युत द्विध्रुव मान करके सॉल्व नहीं करेंगे, इसे हम दो आवेशों का एक निकाय मान के सॉल्व करेंगे। अब हमें ए, बी, सी 3 बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसमें ए बिंदु जो है वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में है। ये एक आवेश है, मैं एक एक बिंदु बनाऊंगा, एक साथ सारे बिंदु नहीं बनाऊंगा। ये दूसरा आवेश है, एक प्लस का 10 की घात -8 कूलाम है, और एक जो है वो माइनस का 10 की घात -8 कूलाम है। और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर, ठीक मध्य बिंदु पर बिंदु ए उपस्थित है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो दूरी 0.1 मीटर थी। तो दोनों के मध्य बिंदु से एक आवेश की दूरी निकालनी है, तो इस 0.1 में आप भाग दे दीजिए 2 का। अब यहां पर आप बहुत बार गड़बड़ कर देते हो, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को हटाना है और नीचे लगाना है 1। पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0, पॉइंट के बाद दो संख्या होती तो 2 0। 1 में 2 का भाग दे दिया तो आ गया 0.5, और नीचे अभी हमारे पास में 10 और है। 0.5 में 10 का भाग दे दिया तो आपके पास में आ जाएगा 0.005। अब गड़बड़ हम क्या करते हैं, हम कभी कभी 0.1 में 2 का भाग देके, यानी 0.1 का आधा 0.5 कर देते हैं। 0.1 का आधा 0.5 नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी राशि का आधा उससे बड़ा नहीं होता है। किसी भी राशि का जो आधा है वो इससे बड़ा नहीं होता है। गोपाल रेवारी, अगर आवाज नहीं आ रही है तो बेटा एक बार वापस रीज्वाइन करो, आवाज आने लग जाएगी। अभी थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत है, तो ये छोटी सी समस्या आज कल आपके पास में आएगी, तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। जितनी आवाज आ रही है उससे काम चलाएं, बाकी आप वीडियो देख लें। खैर, वापस मैं आ रहा हूं। तो जो एक आवेश की मध्य बिंदु से दूरी है वो दूरी हमारे पास में हो जाएगी 0.05 मीटर। 0.05 मीटर। तो मैं इसको वापस से बना रहा हूं, ये एक आवेश है, ये दूसरा आवेश है, ये मध्य बिंदु है, और मध्य बिंदु से एक आवेश की जो दूरी है वो है 0.05। ठीक है। अब हमें इस ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ बनाया था, ये प्लस आवेश है, माइनस आवेश है। ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके चारों ओर उपस्थित सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर होगी। तो मुझे बच्चों बताओ कि ए बिंदु के आसपास में कितने आवेश हैं टोटल? ए बिंदु के आसपास में कितने आवेश है टोटल? बोलिए। एक। ए बिंदु के आसपास एक आवेश है। एकार्थ बोल रहा है एक आवेश है। क्या ए बिंदु के आसपास में केवल एक आवेश है? इसका आंसर सही है क्या? कोई और? सर। हाँ, गणेश देवी, धोबी, बताओ। इसके ए बिंदु के आसपास एक आवेश है
2 आवेश है, 5 आवेश है, 10 आवेश है, कितने आवेश है? सर ए बिंदु के मध्य तो एक ही है। ए बिंदु के मध्य नहीं कहा मैंने, आसपास का है। मध्य और आसपास में अंतर होता है। सर 2। वेरी गुड। आशुतोष ने कहा है कि 2 है, यशपाल ने भी कहा 2 है। ध्यान से सुने मेरी बात को। जब हम कहते हैं कि आसपास, तो आसपास में जितने भी आवेश है उसको देखो बेटा क्लियरली। मैं कह रहा हूं कि एक आवेश प्लस आवेश है, एक आवेश माइनस आवेश है, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो मध्य बिंदु के एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस आवेश है, तो 2 आवेश हो गए ना, एक आवेश कैसे हुआ? क्या एक आंख से आपको दिखना बंद हो गया है? तो एक ही आवेश दिख रहा है? अरे यार ऐसे क्या गड़बड़ कर रहे हो भाई? क्लियरली प्रश्न में लिखा हुआ है अच्छा, कि 2 आवेश ए हैं, बिंदु 10 पे की घात बताना। -8। ए बिंदु पर तो कोई आवेश है ही नहीं। ए तो बिंदु है केवल, ए बिंदु पर कोई आवेश नहीं है। ए बिंदु के आसपास में 2 आवेश है। ए तो सिर्फ एक बिंदु है, इस पर कोई आवेश नहीं है। मेरे ख्याल में ये बात क्लियर हो गई होगी। आपको शायद ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ए बिंदु पर भी कोई आवेश है, ए बिंदु पर कोई आवेश, ए बिंदु पर कोई आवेश नहीं है। ए बिंदु के आसपास में एक धनावेश और एक ऋणावेश है। अब अगर मुझे ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो पहले इस धनावेश के कारण निकालनी पड़ेगी, फिर मुझे इस ऋणावेश के कारण निकालनी पड़ेगी। तो किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है कि मैं यहाँ पर 1/4πε0 की जगह के काम में ले रहा हूं कि आवेश का मान Q बटा आवेश से बिंदु की दूरी r का वर्ग, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो ये अगर इसको मैं पहला आवेश मानूं और ये बिंदु A है तो हम कहेंगे भाई इन दोनों के बीच की दूरी होगी RA1, KQ अपॉन RA1 का स्क्वायर। अब अपने को क्या रखना है? इस RA1 का मान रखना है। तो K का जो मान है और RA1 का जो मान है वो हम रखेंगे। तो मैं इस चित्र को थोड़ा सा यहाँ से मिटा रहा हूं जिससे मुझे जगह मिल जाए। K का मान है 9 × 10 की घात 9 न्यूटन अपॉन न्यूटन इंटू K, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये क्यू के का मान हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसके साथ में गुणा में रखना है क्यू का मान। तो जो क्यू का मान है वो है 10 की घात -8 कूलाम। कूलाम लिखने की जगह नहीं है, पर लिख दिया मैंने। और इसके बाद में RA1, पहले आवेश यानी धनावेश की ए बिंदु से दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी 0.1 है। तो पहले यानी धनावेश से ए बिंदु की दूरी इसकी आधी हो जाएगी, यानी हो जाएगी 0.05 मीटर का वर्ग, 0.5 मीटर का वर्ग। तो हमने सामान्य से क्या किया है? केवल बिंदु आवेश वाला जो फॉर्मूला होता है वो बिंदु आवेश वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर लगा दिया है। आप देख सकते हो, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा एक फॉर्मूला कि किसी आवेश Q1 के कारण ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र KQ1 RA1 का स्क्वायर आना चाहिए। बाई मिस्टेक ओनली RA1 लिख दिया, का स्क्वायर आएगा। अब देखो हमने K का मान रख दिया 9 × 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और उसके बाद में हमने Q1 का मान रख दिया 10 की घात -8 कूलाम, और फिर हमने नीचे रख दिया R का मान। अब मैं इसको एक बार फिर से लिख रहा हूँ, 9 × 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, और ऊपर था 10 की घात -8 कूलाम। ठीक है, नीचे है 0.05 मीटर का स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब इसको 2 बार लिख दो, 0.05, ये 2 बार लिख दिया। अब देखो इस पॉइंट को हटाया, ऊपर लगा दिया हमने 1, और पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो 2 0, यानी 100 आ गया। ऐसे ही ये दूसरे वाले 0.05 में से भी पॉइंट हटा करके आप 100 लिख सकते हो। तो ये आप इस लाइन में देख सकते हो, ये इस लाइन में आप क्लियरली दिख रहा होगा आपको। जो पीडीएफ आपको शो हो रही है उस पीडीएफ में आपको क्लियरली ये नजर आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैलकुलेशन, अब हमारा छोटा सा काम हो गया है कैलकुलेशन करना, आपको गुणा भाग करना है। ठीक है, तो गुणा भाग करने के लिए ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर आपके पास में संख्यात्मक मान में से एक तो बचा हुआ है 9, 10 की घातों को हम अलग कर लेंगे, संख्यात्मक मान को अलग कर लेंगे। तो आपके पास जो समीकरण था वो कुछ इस तरीके से था, उसमें एक तो बचा है 9, नीचे आ गया आपके पास में 5 × 5, 5 × 5 25। ठीक है, ऊपर अगर हम देखें तो आपके पास में एक तो 10 की घात 9 है। ठीक है, उसके साथ में एक है 10 की घात -8,
और 2 बार 100 है, 2 बार 100 यानी 10 की घात 2 और इंटू 10 की घात 2। 100 का मतलब 10 की घात 2 होता है। तो इन घातों को अपन जोड़ें तो प्लस की घात हो गई 9 और 2 11 और 2 13, और 13 में से हम 8 को अगर घटा दें तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 9 और 2 11 और 2 13, और 13 में से 8 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 5। तो 10 की घात आपके पास में बच गई है 5, ठीक है। और न्यूटन सॉरी 9/25 आपके पास में बच गया है। 9 में 25 का जब आप भाग दोगे तो आपके पास में आएगा 0.36। 9 में 25 का भाग देना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये आपके पास में मान आया। अब हम मात्रक की बात कर लेते हैं, मात्रक को मैं अलग से गुणा भाग करके आपको बता देता हूं। तो पहली राशि का जो मात्रक था आपके पास में वो था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। दूसरी राशि ऊपर क्यू थी, उसका मात्रक था कूलाम, और नीचे जो दो राशियां थी उनके मात्रक थे मीटर इंटू मीटर यानी मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट गया, कूलाम से 1 कूलाम कट गया, तो आपके पास में रह गया न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आ गया आपके पास में 0.36 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। अब इस पॉइंट को अगर हम सीधे हाथ की तरफ लेके जाएं, राइट में लेके जाएं, तो एक घात कम हो जाएगी और आपके पास में आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। ये किसी धनात्मक आवेश के कारण ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। लेकिन अभी इसमें एक खास बात और बाकी है। ये धनात्मक आवेश था, ये धनात्मक आवेश था, ये ऋणात्मक आवेश था, ये ए बिंदु था। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा अगर मैं निकालूं तो वो हमेशा आवेश से बिंदु की ओर होती है, यानी कि इसकी दिशा हो गई, ये पहला आवेश को अगर मैं 1 मानूं तो हम कहेंगे 1 से ए की और, यानी हमारे मोबाइल के हिसाब से राइट हैंड साइड में यानी कि दाईं ओर, मोबाइल के हिसाब से राइट हैंड साइड में यानी कि दाईं ओर। तो हमने मात्रक देख लिया, मान देख लिया, दिशा देख ली। अब ऐसे ही मैं ऋणात्मक आवेश के लिए निकालूंगा। तो ऋणात्मक आवेश के लिए भी फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब वही के का जो मान है उतना का उतना ही है, 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और Q का जो मान है, हमें यहाँ पर Q का मान लेना है। तो देखो K का मान हो गया 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, और जो Q का मान है वो हो गया 10 की घात -8 कूलाम। और जो R है उसका मान यहाँ पर भी, जो माइनस आवेश है उसकी भी ए बिंदु से दूरी है वो 0.05 ही है, 0.05 मीटर इंटू 0.05 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि साहब ऋणात्मक आवेश है तो आपने माइनस तो लिया ही नहीं। जब भी किसी सदिश राशि का आकलन किया जाता है, हम अभी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का आकलन कर रहे हैं, तो हमेशा जो आवेश दिया गया है उसका परिमाण लिया जाता है, आवेश का मान नहीं लिया जाता, उसका परिमाण लिया जाता है। यानी धनात्मक आवेश हो तो भी प्लस लेना है और ऋणात्मक आवेश हो तो भी आपको प्लस ही लेना है। पर इसका मतलब ये घात को प्लस मत कर देना, ये घात जो है ना वो तो इसके मान को बता रही है, ये इसकी प्रकृति को नहीं बता रही है कि धनात्मक आवेश है ऋणात्मक आवेश है। ये जो आगे चिन्ह हमने लगाया था माइनस का या प्लस का, ये इसकी प्रकृति को बताता था। तो आपको माइनस प्लस ये वाला चिन्ह नहीं लेना, लेकिन घात वाला। अब आप इसको देखोगे तो ये तो वापस वो का वही मान आ गया जो आपने प्लस आवेश के लिए निकाला था। तो जब हम गुणा भाग करेंगे तो वापस से हमारे पास में क्या आएगा, जो प्लस आवेश के लिए मान आया था 3.6 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब हम देखते हैं दिशा। तो ऋणात्मक आवेश के लिए जो दिशा होती है विद्युत क्षेत्र की, वो हमेशा बिंदु से आवेश की ओर होती है। तो बिंदु ए से आवेश 2 की ओर हो जाएगी, यानी कि 100। यानी ये भी किस तरफ हो जाएगी, राइट हैंड साइड में, यानी ये भी दाईं ओर हो जाएगी। तो पहले आवेश के कारण भी दाईं ओर आ गई, दूसरे आवेश के कारण भी दाईं ओर आ गई, दोनों आवेशों के कारण दाईं ओर आ गई है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकालनी। देखो बच्चों, मैंने पहले भी बताया था, जब भी दो सदिशों का परिणामी निकालना हो तो हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका कि अगर उन दोनों में से कोई एक जीरो हो, कोई भी एक जीरो हो तो डायरेक्ट जोड़ दो। लेकिन एक और खास बात है कि अगर दो सदिश एक ही दिशा में हो तो भी आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, बशर्ते वो दोनों एक ही राशि को बताते हो। तो अभी हमने देखा कि पहले आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूसरे आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों एक ही दिशा में है, तो आप इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हो।
अब मैंने कहा था कि एक ही सदिश को बताने चाहिए, तो एक ही सदिश को बताने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताते हैं। अब अगर इनमें से एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता और एक बल होता तो हम इनको नहीं जोड़ सकते थे। जैसे हम 2 मीटर में 2 किलोग्राम नहीं जोड़ सकते, दो अलग अलग भौतिक राशियों को नहीं जोड़ सकते, तो ये दोनों एक ही जैसी भौतिक राशि और एक ही चीज के लिए हैं, एक ही बिंदु के लिए, तो इनको डायरेक्ट अपन जोड़ सकते हैं एक ही दिशा में। इसलिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगा EA1 यानी 1 के कारण प्लस EA2 यानी कि ए बिंदु पर 2 के कारण। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे। पहला जो मान है वो हमारे पास में है 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, और जो दूसरा मान है वो भी है 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। दोनों मान हमारे पास में 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम है। ठीक है, दोनों को अगर हम x मान लें तो हमारे पास में एक तरीके से समीकरण हो गई x प्लस x यानी कि 2x। ठीक है, यानी कि आप इनको जोड़ने की बजाय ऐसा भी कर सकते हो, किसी एक मान को 2 से गुणा कर सकते हो। x और x को जोड़ने की बजाय किसी एक x को 2 से गुणा भी कर सकते हो। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे 3.6 इंटू 10⁴ और 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम को जोड़ने की बजाय हम किसी एक मान को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम गुणा 2 से गुणा किया तो ये हो गया 36 दूना 72 यानी कि 7.2 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अब आती है बात दिशा की, तो EA1 की दिशा भी दाईं ओर और EA2 की दिशा भी दाईं ओर, तो दाईं ओर और दाईं ओर कॉमन आ जाएगा और अंतिम दिशा भी आपके पास में दाईं ओर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं और ये हमारे पास में मान आ गया है। ये ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब मुझे बच्चों ये बताओ कि अगर ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमने निकाली है वो किसी को समझ में नहीं आई हो तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम बी बिंदु पर निकालेंगे। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आई हो, केवल वो बोले। चलो, तो मुझे लगता है कि अधिकतर को समझ में आ गई है। अब देखते हैं बी बिंदु पर निकालनी है, तो बी बिंदु कहां पर है, बी बिंदु जो है वो धनावेश की और 0.05 मीटर की दूरी पर है चित्रानुसार। तो मैं इसको भी बना देता हूं। ये हमारे पास में एक आवेश हो गया, ये एक आवेश हो गया, ये दूसरा आवेश हो गया और ये बी बिंदु हो गया। ठीक है, ये दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है 0.1 मीटर। ठीक है, ये प्लस आवेश है, ये माइनस आवेश है, और बी बिंदु की प्लस आवेश से जो दूरी है वो है 0.05 मीटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि धनात्मक आवेश से दूरी तो हो गई 0.05 मीटर और ऋणात्मक आवेश से दूरी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इस 0.05 मीटर और इस 0.1 मीटर को जोड़ना पड़ेगा। ये दोनों दूरियों को जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये यहां तक की दूरी है टोटल, और दोनों को जोड़ देते तो 0.1 मीटर 1 मीटर में 0.05 मीटर को जोड़ दिया तो आपके पास में आ गया 0.15 मीटर। 0.15 मीटर यानी कि धनात्मक आवेश से दूरी तो हो गई 0.05 मीटर और ऋणात्मक आवेश से दूरी हो गई 0.15 मीटर। अब इसको अपन काम में लेंगे और बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। वही फॉर्मूला हम काम में लेंगे कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके आसपास में उपस्थित सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर होती है। सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के योग के बराबर होती है। तो यही फॉर्मूला अपने को इसमें भी काम में लेना है, और यही फॉर्मूला जब हम इसमें काम में लेंगे तो देखते हैं कि हमारे पास में क्या आएगा। हमारे पास में जो आएगा उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अभी हमारे पास में सबसे पहले हम निकालेंगे धनात्मक आवेश के कारण, धनात्मक आवेश यानी Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र आपको वही लगाना है जो हम पहले लगा रहे थे, वही सूत्र आपको अब वापस से लगाना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा, हम कहेंगे भाई बी बिंदु है तो ई बी, और पहले आवेश के कारण निकाल रहे तो ई बी 1
बराबर सूत्र हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये सूत्र हमारे पास में आ गया। अब के का मान कितना है, तो के का मान है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, इंटू क्यू का मान 10 की घात माइनस का 8 कूलाम, धनात्मक आवेश का मान यही है। और जो आर दूरी है यानी धनात्मक आवेश से दूरी है, तो ये पिछले चित्र में आप देख सकते हो धनात्मक आवेश से दूरी कितनी है 0.05 मीटर। तो ये 0.05 मीटर का आपको क्या करना है, वर्ग कर देना है, स्क्वायर ले लेना है। तो ये तो वापस पहले जैसा ही आ गया, हमने जैसे दो आवेशों के लिए भी ए बिंदु पर निकाला था, ठीक वैसा का वैसा ही समीकरण आ गया। और वैसा का वैसा समीकरण है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि मान भी वो का वही आएगा आपके पास में। और पहले हमारे पास में क्या मान आया था, हमारे पास में मान आया था 3.6 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। तो गुणा भाग करने पर मान तो आपके पास में फिर से क्या जाएगा, वापस से मान आ जाएगा 3.6 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। अब अपन बात करते हैं दिशा की। तो दिशा की बात करें तो धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा आवेश से बिंदु की ओर। क्योंकि बी बिंदु लेफ्ट में है तो आवेश के लेफ्ट में है, इसलिए दिशा क्या हो जाएगी, आवेश से लेफ्ट साइड में, आवेश से लेफ्ट साइड में यानी आवेश के बाईं ओर हो जाएगी दिशा। यानी हमारे हिसाब से भी, स्क्रीन के हिसाब से भी किस तरफ हो जाएगी, बाईं ओर। तो आपके पास में मान तो आ गया 3.6 इंटू 10 की घात 3.6 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, और दिशा आ गई बाईं और, दिशा आ गई आपके पास में बाईं और। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये हमने निकाला हुआ है यहाँ पर EB1 बराबर 3.6 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, और दिशा हो गई बाईं ओर। आप जो लिखा हुआ है 3.6 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम, इसमें से पॉइंट को आगे की तरफ लेके जाओ तो आपके पास में हो जाएगा 36 इंटू, चूंकि एक राइट में ले जा रहे पॉइंट को तो एक घात और कम हो जाएगी, 36 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। यानी 3.6 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हो, और 36 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम भी कह सकते हो। तो ये दोनों मान आप इसमें कह सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है ऋणात्मक आवेश यानी कि Q2 आवेश के कारण बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सूत्र हम देख लेते हैं, Q2 आवेश के कारण ये हो जाएगा EB2, सूत्र हो गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब वही बात, के का मान 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम का स्क्वायर, इंटू आवेश का मान, तो वो आवेश तो वो का वही है 10 की घात माइनस 8 कूलाम है, ऋणात्मक आवेश है तो क्या हुआ, और नीचे आ गया आपके पास में 0.15 मीटर का स्क्वायर, 0.15 मीटर का स्क्वायर। 0.15 क्यों लिया, क्योंकि ऋणात्मक आवेश से जो दूरी है वो कितनी है, ऋणात्मक आवेश से जो दूरी है वो 0.15 मीटर है। तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर लेना है, 0.15 मीटर का स्क्वायर लेना है। तो 0.15 मीटर का स्क्वायर अपन लेंगे, 0.15 मीटर के स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 0.15 मीटर गुणा 0.15 मीटर। अब देखो यहां से पॉइंट को हटा दिया, ऊपर लिख दिया 100, और फिर पॉइंट को हटा दिया, ऊपर लिख दिया फिर से 100 क्यों लिखा, पॉइंट का एक और पॉइंट के बाद में दो संख्या है इसलिए। अब आपके पास में दो तरीके हैं, एक तो देखो 3 से 1 कट गया 9 3 बार, और फिर ये 15 कट गया 5 बार, ठीक है, और फिर 3 से ये दूसरा 15 कट गया 5 बार। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है आप नीचे वाली संख्या को अलग गुणा कर लो, ऊपर वाली संख्या को अलग अलग गुणा कर लो, आंसर लास्ट में वही आना है। आंसर जो है वो लास्ट में वो का वही आएगा जो भी हम निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ये हमारे पास में क्या आता है। इनको हम गुणा भाग करें तो एक तरीका तो ये दिखाया मैंने, दूसरा तरीका क्या था, ऊपर की संख्या की काटा पीटी मत करो, ऊपर की संख्या को एज इट इज रहने दो। तो ऊपर आपके पास में रह जाएगा 9 और नीचे रह जाएगा 15 इंटू 15 225, 9 इंटू 15 9 बटा 200 15 इंटू 15 225, और ऊपर घात अपन देखें तो 10 की घात 9 माइनस 8 प्लस का 1 हो गया, और 100 का मतलब होता है ये हो गया 10 की घात 9 इंटू 10 की घात माइनस 8 इंटू 10 की घात 2 इंटू 10 की घात 2, 2 बार 100 है तो 2 बार 10 की घात 2,
9 और 2 11 और 2 13 और -8 यानी वापस से आ गया आपके पास में 5। वापस से क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये आपके पास में आ गया 10⁵5। मात्रक की बात करें तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर कट जाएगा और ऊपर 1 कूलाम है तो 1 कूलाम एक घात कट जाएगी, तो आपके पास में रह जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब इस 9 में 225 का जब आप भाग दोगे तो आएगा आपके पास में 0.04 इंटू 10⁵5 न्यूटन प्रति कूलाम। पॉइंट को 2 संख्या आगे ले जाओ तो आ जाएगा 4 गुणा 10⁵, 2 संख्या आगे लेके 2 घात कम करनी पड़ेगी, 4 इंटू 10⁵3 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरीके से हम ये मान भी निकाल सकते हैं। इसको अपन एक बार और देखेंगे, ये तो हमने खुद सॉल्व करके देखा है, अब हम पीडीएफ में भी देखेंगे तो आपके थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। हम सब जानते हैं किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है, अगर वो बिंदु आवेश है तो सूत्र होता है KQ/R²। तो ये सूत्र हो गया KQ/R²। अब यहाँ पर K का मान हो गया 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, और जो Q है उसका मान हो जाएगा 10⁻⁻8 कूलाम। नीचे R का मान हो गया 0.15 इंटू 0.15। पॉइंट को हटा के ऊपर 2 बार 100 लगाया हुआ है, ठीक है। हमने संख्याओं को गुणा कर लिया, 9 को 9 लिख दिया यहाँ पे ऊपर, और 15 इंटू 15 को 225 लिख दिया है, घातों को गुणा कर लिया है। तो ये इस तरीके से जो हमने अभी सॉल्व किया था वो का वही आया है। अब मैं पिछले चित्र पर चलता हूँ वापस से। तो अगर मैं ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहूं तो ऋणात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो हमेशा बिंदु से आवेश की ओर होती है। बिंदु बी लेफ्ट में है, आवेश राइट में है, तो बिंदु बी तो लेफ्ट में है और आवेश राइट में है, और दिशा क्या होगी ऋणात्मक के लिए? बिंदु से आवेश की ओर, तो दिशा होगी लेफ्ट टू राइट, यानी कि दाईं ओर, यानी कि राइट साइड में। तो ये आपके पास में दिशा आ जाएगी दाईं ओर। आपके पास में दिशा भी आ गई, मान भी आ गया। अब देखो एक तो आ रहा है आपके पास में बाईं ओर और एक आ रहा है आपके पास में दाईं ओर। एक विद्युत क्षेत्र की दिशा तो आ रही है आपके पास में इस तरफ, ये तो आ रहा है EB1, और एक आ रहा है इस तरफ, ये हो गया EB2। तो EB2 तो प्लस एक्स अक्ष की तरफ आ रहा है और EB1 माइनस एक्स अक्ष की तरफ आ रहा है, ठीक है। अपने चित्र के हिसाब से ऐसा लग रहा है अपने को, अपन इसको एक्स अक्ष माने तो, हालांकि एक्स अक्ष नहीं है पर मान लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए। तो जो EB2 है उसकी दिशा अगर मुझे लिखनी हो तब मैं दिशा के लिए उसके प्लस एक्स अक्ष लिख सकता हूं और EB1 की दिशा माइनस एक्स अक्ष लिख सकता हूं। तो अगर मुझे टोटल विद्युत क्षेत्र निकालना हो EB बराबर क्या हो जाएगा? EB1 प्लस EB2, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे तो विपरीत है तो डायरेक्ट क्यों जोड़ रहे हो? जब हम सदिश लिखते हैं तो सदिश में ऐसे ही लिखा जाता है, चाहे ये किसी भी कोण पर हो, लेकिन इनका परिमाण निकालते समय, मान निकालते समय इनकी दिशा का ध्यान रखा जाता है। तो अब मैं EB का मान लिख रहा हूं, EB बराबर EB1 का मान कितना है? EB1 यानी पहले आवेश के कारण, पहले आवेश के कारण जो था वो था हमारे पास में 36 इंटू 10⁵3 न्यूटन प्रति कूलाम, और इसकी दिशा किधर थी? माइनस एक्स अक्ष की तरफ, यानी बाईं ओर। और एक्स अक्ष को हम आई कैप कहते हैं, तो माइनस एक्स अक्ष को हम कहेंगे माइनस का आई कैप, माइनस का आई कैप। ये जरूरी नहीं आप माइनस का आई कैप लिखो, यहाँ किसी ने कहा नहीं है कि बाईं दिशा को आप माइनस एक्स अक्ष मान लो, तो हमने अपनी मर्जी से माना। पर आपको ध्यान रखना है कि आई का मतलब एक्स अक्ष है और माइनस आई का मतलब माइनस एक्स अक्ष है, यानी आई का मतलब दाईं ओर है और माइनस आई का मतलब बाईं ओर है। ये अपने आगे भी काम आएगा अभी थोड़ी देर में। दूसरा मान रख देते EB2 का। EB2 का मान है 4 इंटू 10⁵3 न्यूटन प्रति कूलाम, और EB2 की जो दिशा है, EB2 की जो दिशा है वो है प्लस एक्स अक्ष की तरफ, तो इसकी जगह आ जाएगा प्लस आई कैप। एक के लिए प्लस आई कैप और दूसरे के लिए माइनस आई कैप। आप इसकी बजाय एक और काम कर सकते हो, एक को आप प्लस में ले लो, दूसरे को आप माइनस में ले लो, आई कैप और माइनस आई कैप बस लिखो। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लस मतलब आपने दाईं ओर माना है या बाईं ओर माना है, और माइनस का मतलब आपने दाईं ओर माना है या बाईं ओर माना है, ठीक है। अब इन दोनों में से देखो, यहाँ पर देख सकते हैं इस समीकरण में हम आई कैप को कॉमन ले लिया। एक माइनस का 36 इंटू 10⁵3 न्यूटन प्रति कूलाम रह गया, एक प्लस का 4 इंटू 10⁵3 न्यूटन प्रति कूलाम हो गया। इसमें से 10⁵3 न्यूटन प्रति कूलाम को भी कॉमन ले सकते हैं। एक तो आ गया माइनस का 36 इंटू 10⁵3 न्यूटन प्रति कूलाम, और एक आ गया प्लस का 4 इंटू 10⁵3 न्यूटन प्रति कूलाम।
इस पूरे में से 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम को अगर कॉमन लें तो अंदर आ जाएगा माइनस का 36 प्लस का 4, माइनस के 36 में प्लस का 4 जोड़ोगे तो माइनस का 32 आपके पास में बच जाएगा। तो माइनस का 32 आपके पास में बच गया है, ये आ गया माइनस का 32 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। और आई कैप तो हम पहले से बाहर लेकर चल रहे थे, अब मैं इसको थोड़ा सा बाद में आई कैप की बाद में बात करूंगा, फिलहाल इसी की बात कर रहा हूं। ये 32 में पॉइंट 2 के बाद में है, अब मैं इसको अगर पॉइंट को थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10 की घात 3 की जगह हो जाएगा 4, क्योंकि पॉइंट को लेफ्ट में ले जा रहे हैं तो एक घात बढ़ानी पड़ेगी, न्यूटन प्रति कूलाम। और ये भी कैसा होगा, माइनस का। और इसके साथ में है आपके पास में आई कैप, ये लास्ट में लिखा हुआ है। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो 3.2 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम और ब्रैकेट में माइनस का आई कैप, यानी उसको अंदर ले लिया और आई कैप के साथ लिख दिया। हम सब जानते हैं कि आई हमने लिया है प्लस एक्स यानी दाईं ओर, तो माइनस आई कैप का मतलब क्या हो जाएगा, बाईं ओर, यानी माइनस आई कैप को हटा के फिर से आप क्या लिख सकते हो, बाईं ओर लिख सकते हो। तो जो हमने माना था माइनस और प्लस आई कैप, उसको हमने केवल जोड़ने के काम में लिया और फिर से हमने वही काम में ले लिया दाईं ओर या बाईं ओर, जो हम काम में ले रहे थे दिशाएं। तो आप देख सकते हो, वापस से इसको मैं एक बार बता देता हूँ आपको। ये दोनों को जोड़ दिया है हमने, एक को प्लस आई कैप लिया है। हिमांशु टेलर कह रहा है स्क्रीन नहीं आ रही, हिमांशु एक बार लॉग आउट होकर वापस लॉग इन हो जाएगी, आ जाएगी स्क्रीन, तेरे वहां नेटवर्क की दिक्कत है। ईबी बराबर 36 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम आई कैप प्लस 4 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम आई कैप। एक में माइनस आई कैप, एक में प्लस आई कैप है, ये हमने आई कैप को कॉमन ले लिया। माइनस का 36 इंटू 10 की घात 3। गणेश धोबी कुछ बोलना चाह रहे हो? गणेश धोबी अगर कुछ बोलना चाह रहे हो तो ठीक है, नहीं तो माइक ऑफ कर लो बेटा। 36 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम और दूसरा है 4 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम। माइनस करोगे तो 32 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। और लास्ट में आपके पास में केवल पॉइंट को आपको इधर उधर करना है, इस माइनस को पीछे ले लोगे तो ये माइनस का आई कैप आ जाएगा। हमने देखिए पहले वाले में माइनस का आई कैप लिया था, यानी बाईं ओर वाली दिशा के लिए माइनस का आई कैप लिया है। भाई आई कैप यानी प्लस एक्स और माइनस आई कैप यानी माइनस एक्स, और माइनस एक्स यानी लेफ्ट साइड में यानी कि बाईं ओर, तो ये हमने फिर से इसको हटा के बाईं ओर लिख दिया है। तो ये जो आई कैप है वो केवल जोड़ने के लिए एक सहायक लिया, आप नहीं भी लोगे तो भी काम चल जाएगा। ये हमने इस प्रकार से बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकाल ली है, जैसे ए पर निकाली थी वैसे बी पर निकाली। फर्क इतना सा बड़ा कि ए पर जो मान थे वो एक जैसे आए और एक ही दिशा में आए, बी पर जो मान थे वो अलग अलग आए और अलग अलग दिशा में आए। अब मुझे निकालना है सी बिंदु पर, तो सी बिंदु कहां पर है, ये दो आवेश है, ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, ये Q1 है, ये Q2 है, एक प्लस है दूसरा माइनस है, और ये 0.1 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये भी 0.1 मीटर की दूरी पर है और ये सी बिंदु है। दोनों आवेशों से सी बिंदु की दूरी बराबर है। अब हमें क्या करना है, मान निकालने। सबसे पहले मैं निकालता हूं पहले आवेश के कारण मान निकालता हूं। तो पहले आवेश के कारण मान का सूत्र क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के का मान हो गया 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, इंटू क्यू का मान वही 10 की घात माइनस का 8, 10 की घात माइनस का 8 अपॉन आर का मान हो गया 0.1। तो 0.1 का आपको स्क्वायर करना है, यानी 0.1 इंटू 0.1 और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास में आ गया, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, ये पीडीएफ में भी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, ये पीडीएफ में भी आप यहाँ देख सकते हो। सी पर 1 के कारण अब नीचे जो अपने पास में लिखा हुआ है वो है 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर, और ऊपर है 10 की घात माइनस का 8, नीचे है 0.1 मीटर इंटू 0.1 मीटर। ये पॉइंट को हटाया, ऊपर लगा दिया 1, और पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1 0 यानी 10। ऐसे इस पॉइंट को दूसरे पॉइंट को हटाया, ऊपर लगा दिया 10। यही हमने इस पीडीएफ में भी यहाँ किया हुआ है, 2 बार पॉइंट को हटा करके। अब आपको सिर्फ गुणा भाग करना है, तो ऊपर तो आपके पास में रह गया 9 और नीचे रह गया 1 इंटू 1 यानी 1, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। 10 की घात 9 माइनस 8 प्लस का 1, और ये 10 और 10 ये भी एक एक घात के रूप में, तो 9 में एक घात जोड़ दी, ये
भाई ये हो गया 10 की घात 9 इंटू 10 की घात माइनस 8 इंटू 10 इंटू 10। तो ये 10 का मतलब 10 की घात एक एक है, तो 9 और 1 10 और 1 11, ये तो हो गई प्लस की घात और माइनस की घात हो गई 8। तो 11 माइनस 8 यानी कि 3 आपके पास में आ जाएगा। तो आपके पास में आ जाएगा 9 इंटू 10 की घात 3। और जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी? तो धनात्मक आवेश के लिए दिशा होती है आवेश से बिंदु की ओर, यानी कि इस ओर। इसको हम कहेंगे, अगर मैं Q1 आवेश को P बिंदु पर मानूं तो हम कहेंगे P से C की ओर। अब ऐसे मैं दूसरे आवेश के लिए निकाल लेता हूं। तो दूसरे आवेश के लिए भी हम देखें सूत्र क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो वही के का मान तो 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है, जैसे हमने पहले रखा था। क्यू का मान 10 की घात माइनस 8 है, ये भी हमने पहले जैसे रखा था वही है। और आर का मान भी पहले वाला ही है, यानी कि मान में कोई चेंज नहीं आएगा, मान तो वो का वही आएगा आपके पास में। आप देख सकते हो मान आपके पास में वो का वही है। EC2 का 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, गुणा कर दिया 10 की घात माइनस 8 को, नीचे 0.1 इंटू 0.1, पॉइंट को हटा के पर वही पहले की तरह 10 लिख दिया। गुणा भाग करोगे तो वही 9 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम आएगा। अब इसकी दिशा देखें तो ऋणात्मक आवेश के लिए जो दिशा होती है वो हमेशा बिंदु से आवेश की ओर होती है, यानी हो जाएगी C से Q आवेश। इसको Q2 को अगर मैं Q आवेश Q बिंदु मानूं तो C से Q की ओर। तो एक दिशा ये हो गई, एक दिशा ये हो गई। अब ये ना तो दोनों एक दिशा में है, ये ऊपर जो था ये EC1 है और ये EC2 है, ठीक है, EC2 है। अब ये दोनों ना तो एक दिशा में है और ना ही एक दूसरे के विपरीत है। जब ना एक दिशा में हो ना एक दूसरे के विपरीत हो, तो हमें ये जो मान ज्ञात करना है, वो मान ज्ञात करने के लिए आप समांतर चतुर्भुज विधि काम में ले सकते हो। आप क्या कर सकते हो? समांतर चतुर्भुज विधि काम में ले सकते हो। और समांतर चतुर्भुज विधि क्या कहती है कि भाई, समांतर चतुर्भुज विधि क्या कहती है भाई, एक सदिश ये एक सदिश है और ये दूसरा सदिश है, ये है EC1 और ये है EC2, ठीक है। और इनका परिणामी इनके कहीं बीच में है, इन दोनों के बीच का कोण कितना है तो कोण भी देख लेते हैं। ये त्रिभुज हमने ऐसे बनाया था, एक इस तरफ था हमारा सदिश और एक इस तरफ था। ये कोण 60 डिग्री था क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज था, तो ये बचा हुआ कोण 120 होगा, यानी ये कोण हो गया 120 डिग्री। तो जो EC1 और EC2 के बीच के कोण है वो हो गया 120 डिग्री। तो दो सदिशों की अगर पूंछ मिल रही है तो उनका जो परिणामी सदिश है उसको निकालने का तरीका होता है, परिणामी सदिश को अगर मैं E कहूं तो आपको क्या करना है, पहले सदिश का वर्ग करना है EC1 का स्क्वायर, दूसरे सदिश का वर्ग करना है EC2 का स्क्वायर, फिर दोनों सदिशों को 2 से गुणा कर देना है, EC1 इंटू EC2। और इसको कॉस से गुणा करना, और कॉस में कौन लेना है, इन दोनों सदिशों के बीच का 120। ये मैंने अभी कल परसों भी एक न्यूमेरिकल में बताया था समांतर चतुर्भुज विधि का, इसलिए मैं दोबारा से इसको इस तरीके से नहीं दोहरा रहा हूं। हालांकि यहाँ पर भी मैंने ये PDF में भी लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज विधि से, देखो आप देख सकते हो, पहले सदिश EC1 का स्क्वायर, दूसरे सदिश EC2 का स्क्वायर, फिर 2 से गुणा कर दिया दोनों सदिशों को, और कॉस 120 इसलिए क्योंकि इन दोनों सदिशों के बीच का कोण 120 डिग्री है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या करना है, EC1 EC2 और इनके मान रखने हैं। तो EC1 का मान 9 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम है, EC2 का मान भी यही है, ठीक है, वापस वही रख दिया। और कॉस 120 का मान माइनस का 1/2 है, माइनस के 1/2 से अगर कॉस, ये जो 2 EC1 EC2 इंटू कॉस 120 है, इसमें से कॉस 120 को हटा करके अगर मैं माइनस का 1/2 लिख दूं तो ये 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, यानी माइनस EC1 इंटू EC2 हो जाएगा। EC1 का मान 9 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम है, लेकिन इसका स्क्वायर करना, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। EC2 का मान भी यही है, और फिर इन दोनों को गुणा करोगे तो भी आपके पास में स्क्वायर ही आएगा। तो ये 9 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम का स्क्वायर और 9 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम का स्क्वायर कट गया, और एक 9 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम का स्क्वायर रह गया। लेकिन स्क्वायर का अनरूट जब लेते हैं तो घात हट जाती है, जैसे एक्स स्क्वायर का अनरूट x होता है, ऐसे ही इस राशि का जब अनरूट लोगे आप तो वापस यही राशि आ जाएगी आपके पास। दो जो घात है वो हट जाएगी, अनरूट लोगे तो जो दो घात है वो हट जाएगी। तो ये EC का मान अपने पास आया है, अभी अपने पास दिशा नहीं आई है, मान आया है।
अब दिशा कैसे निकाले, तो दिशा निकालने का तरीका बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये दोनों का परिणामी सदिश है EC, ये EC1 था, ये EC2 है। अब जैसे आपको किसी ने कह दिया कि भाई EC का EC1 से कोण निकालो, ठीक है, तो हम कहेंगे tan थीटा बराबर, जिससे कोण निकालना है उसको भूल जाओ, बचा कौन, दूसरा कौन बचा, EC2, जिससे कोण निकालना है उसको भूल जाओ, और जो दूसरा बचा है उसका ध्यान रखो। उस दूसरे का आपको साइन घटक लेना है, EC2 साइन कोण कितना लेना है, दोनों सदिशों के बीच का 120, और ऐसे ही नीचे इसका EC2 का कॉस घटक लेना है, EC2 कॉस 120, प्लस जिस सदिश को भूले थे अब उसको लिख दो EC1, यानी जिससे कोण बन रहा है उसको लिख देना है। ये हमने कल भी किया है, सेम आ रहा है, ये देख सकते हो आप, tan थीटा बराबर EC2 साइन कॉस साइन 120 अपॉन EC1 प्लस EC2 कॉस 120। अब अपन ने क्या कर दिया, EC2 का EC1 का मान रख दिया, EC2 का मान है 9 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, और साइन 120 का मान होता है √3/2, √3/2, ठीक है। ऐसे EC1 का मान रख दिया 9 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, और EC2 का जो मान है वो रख दिया हमने 9 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, और cos 120 का मान हो गया -1/2, ठीक है। एकार्थ पारीख क्या हुआ भाई, माइक ऑफ करो, अगर कोई प्रश्न पूछना है तो बोलो, नहीं तो माइक ऑफ करो। हमको क्या करना है, अब इनको माइनस प्लस करना है केवल, और कुछ नहीं करना है। थोड़ी सी देर के लिए इस 9 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम को अगर हम x मान लें तो ऊपर तो आ जाएगा x × √3/2, और नीचे आ जाएगा x प्लस x × माइनस का हाफ, माइनस के हाफ से जब x को गुणा करोगे तो आपके पास में आ जाएगा -x/2, x में से x/2 घटा दिया, यानी एक x में से आधा x घटा दिया तो आपके पास में आधा x आ जाएगा, x × √3/2, और नीचे आ जाएगा x/2। ये x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, रह गया √3। तो ये देखो इसी तरीके से हमने किया हुआ है, केवल x की जगह हमने क्या लिखा हुआ है, 9 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम लिखा हुआ है। tan थीटा का मान √3 तब आता है जब थीटा का मान 60 डिग्री हो। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 बिंदुओं पर हमने निकाला है, न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा था, परीक्षा में तीनों बिंदुओं के लिए नहीं आएगा, परीक्षा में किसी एक बिंदु के लिए आएगा, पर कोई से भी बिंदु के लिए आ जाए, हमें ये थोड़ा ना पता है कि किस बिंदु के लिए आएगा। तो एक न्यूमेरिकल हम और सॉल्व कर लेते हैं, ये बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है, आपके लिए बहुत इजी है। हमें दिया हुआ है ±10 माइक्रोकूलम के 2 आवेश एक दूसरे से 5 मिलीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव के, क्लियरली लिखा हुआ है द्विध्रुव है, के अक्ष पर केंद्र से चित्र में दर्शाए अनुसार धनावेश की ओर 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। उस पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत यानी कि निरक्ष पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर ही एक बिंदु Q है, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, यानी अक्ष और निरक्ष पर जो बिंदु है उनकी दूरियां बराबर है, ठीक है। अब देखो ये एक आवेश है माइनस आवेश, ये एक आवेश है प्लस आवेश, और हमें जो बिंदु लेना है वो है यहाँ पर धन आवेश की ओर। कहां पर है, मध्य बिंदु से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मध्य बिंदु से जो उस बिंदु की दूरी होती है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं उसको अपन कहते हैं r। तो r बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर, यानी कि 15 × 10⁻² मीटर। आप इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट करना चाहो तो भी ये हो जाएगा आपके पास में 0.15 मीटर। अब दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो है 5 mm, यानी आधी दूरी अगर अपन ले, यानी मध्य बिंदु से दूरी ले, तो मध्य बिंदु से एक आवेश की दूरी जो होती है उसको कहते हैं a, वो जाएगी 2.5 mm, 2.5 mm। 2.5 mm को लिख सकते हो 2.5 × 10⁻³ मीटर, जिसको आप ये भी लिख सकते हो 0.0025। अब आप सोचो 0.15 की तुलना में 0.025 छोटा है कि बड़ा है, तो हम कहेंगे ऑब्वियसली छोटा है, क्लियरली दिख रहा है, तो छोटा है कि बड़ा है,
बोलो। छोटा। छोटा है। तो अब अगर मैं इसका स्क्वायर करता तो, अब देखो एक उदाहरण ले रहा हूं मैं, आपको भी एक उदाहरण से एक बात और समझ में आएगी इसमें। पहले मैं ये जो स्क्रीन पे लिखा हुआ है इसे मिटा देता हूं, फिर एक उस उदाहरण पर हम चलेंगे। मान लीजिए आर का मान होता 5 और ए का मान होता 2, तो 5 2 से बड़ा है, ठीक है। या मैं इसकी 5 की जगह 15 ले लेता हूं। अब अगर आर का स्क्वायर करें तो वो आ जाएगा 225, और ए का स्क्वायर करें तो आ जाएगा 4। आर ए से सिर्फ 13 बड़ा है, लेकिन आर स्क्वायर ए स्क्वायर से 221 बड़ा है। यानी जब कोई राशि एक दूसरी राशि से बड़ी होती है तो उसका स्क्वायर और भी बड़ा होता है। तो हमको एक बात तो पता चल गई इस पूरे न्यूमेरिकल में कि जो आर का मान है वो ए से बड़ा है। आर का मान ए से बड़ा है तो आर स्क्वायर का मान ए स्क्वायर से बड़ा होगा। और जब भी ऐसी स्थिति आती है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ईपी, अक्ष पर ईपी बराबर के 2p अपॉन आर क्यूब, 2p अपॉन आर क्यूब। अब के को आप क्या लिख सकते हो, q इंटू 2a, तो सूत्र क्या हो जाएगा, k 2 तो ऑलरेडी है, q इंटू 2a, यहाँ पे 2a दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, बटा आर क्यूब। अब आपको क्या करना है, इनके मान रखने, k का मान 9 इंटू 10 की घात 3 न्यूटन प्रतिकूल। अभी मैं मात्रक नहीं रख रहा हूं, मात्रक अलग से रख दूंगा मैं, थोड़ी जगह बच जाएगी। देखते हैं Q का जो मान फिर अपने पास में आ गया 2, Q का मान है अपने पास में 10 की घात 10 माइक्रो कूलाम है, तो 10 इंटू 10 की घात माइनस का 6, माइक्रो की जगह आ गया 10 की घात माइनस का 6 कूलाम। और नीचे आपके पास में आ गया R, R क्या है, दूरी, वो है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 इंटू 10 की घात, 15 इंटू 10 की घात माइनस का 2, तो ये हो गया 15 इंटू 10 की घात माइनस का 2 का क्यूब। ये अपने पास में मान आ गया। और देखो ये का ये मान जो है वो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पर भी ऐसे कैसे लिखा हुआ है। अब आपको ब्रैकेट को खोलना है और कुछ नहीं करना, ब्रैकेट को खोल देते हैं। ब्रैकेट को खोलेंगे तो 9 इंटू 10 की घात 9 की जगह तो वो का वही आ गया। 10 इंटू 10 की घात माइनस 6 को गुणा करना है 5 इंटू 10 की घात माइनस 3 से, 5 इंटू 10 की घात माइनस 3 से, क्यों, क्योंकि ये 2a का मान भी हमें रखना था। 2a का मान है 5 मिलीमीटर, मिली को हटाने के लिए 10 की घात माइनस 3 लेते हैं, और बाहर 2 है तो 5 इंटू 2 होता है 10, ये हमने 10 रख दिया। ये एक 10 हमारे पास में ये है, ये भी हमने रख दिया। 10 की घात माइनस 6 है, ये भी हमने रख दिया। 10 की घात माइनस 3 है मिलीमीटर का, वो भी हमने रख दिया। नीचे हमारे पास में आ जाएगा 3 बार 15, और 10 की घात माइनस 2 का क्यूब, घात के ऊपर घात हो तो दोनों घातें गुणा हो जाती है, तो 10 की घात माइनस का 6 हो जाएगा। अब जब आप इसको गुणा भाग करोगे तो ये बहुत आसान है, आप इसको 5 से काट के कर सकते हो। जैसे मैंने 9 को 3 से काट दिया 3 बार, और 15 को काट दिया 5 बार, फिर 3 से इस 15 को काट दिया 5 बार, और इन दोनों 5 से इन दोनों 10 को काट दिया 2-2 बार। तो आपके पास में ये दोनों 10 को 2-2 बार काट दिया, दोनों 5 से। तो काटा पीटी करके निकालो, चाहे कैसे भी निकालो, ये तो गुणा भाग है, ये कोई बड़ा कोई ऐसा मेथड नहीं है कि हाँ भाई इसमें कोई रॉकेट साइंस हो जो हमारे समझ में ही नहीं आएगी। तो ये तो गुणा भाग है, आप कर सकते हो, मुझे आपसे इतनी उम्मीद तो है। तो गुणा भाग जब आप करोगे तो आपके पास में ऊपर आएगा 4, नीचे आएगा आपके पास में 15, काटने के बाद में 4 इंटू 15, और 10 की घात कितनी आ जाएगी, तो 10 की घात जो है वो रह जाएगी आपके पास में 6। ये जो माइनस 6 है ये ऊपर चला जाएगा, 10 की घात 9 तो पहले से ही है, 10 की घात माइनस 6 ऊपर पहले से ही है, 10 की घात माइनस 3 ऊपर से पहले से ही है, 10 की घात माइनस 6 ऊपर चला गया तो प्लस 6 हो गया। तो 9 और 6 15, 15 में से माइनस का 9, माइनस 6 और माइनस 3, माइनस 9 को घटा दीजिए तो प्लस का 6 आ जाएगा, तो ये 10 की घात 6 हो गया। 4 में 15 का भाग दे दीजिए, 4 में 15 का भाग देंगे तो आपके पास में जो मान आएगा वो आ जाएगा आपके पास में 0.267 इंटू 10⁶ न्यूटन प्रति कूलाम, और पॉइंट को दूसरी तरफ ले जाओगे तो 2.67 इंटू 10⁵ न्यूटन प्रति कूलाम। ये 6 है, ऊपर गलती से आपको 5 दिख रहा होगा। अब बात करते हैं मात्रकों की। मात्रकों को हमने अभी चेक नहीं किया था, तो 9 इंटू 10 की घात 9 का मात्रक था न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का स्क्वायर। ऊपर आपके पास में आवेश था Q, और Q का मात्रक होता है कूलाम, और दूरी 2a थी जिसका मात्रक था मीटर। नीचे आपके पास में दूरी का वर्ग था जिसका मात्रक हो गया मीटर क्यूब।
तो देखो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर बराबर हो गया मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब से कट गया नीचे, और कूलाम से एक कूलाम कट गया तो बच गया आपके पास में न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये मात्रक भी आपके पास में आ गया। बेटा मात्रकों को आप रख के देख के लिखो भले, पर लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम ये मान निकाल सकते हैं। अब जो निरक्ष वाले बिंदु पर हमें निकालना है, अच्छा अब इसकी दिशा निकालना चाहूं तो देखो ये जो बिंदु था वो था इस तरफ, सॉरी ये एक माइनस आवेश है, ये एक प्लस आवेश है, और बिंदु था प्लस आवेश के नजदीक। तो बिंदु जिस आवेश के नजदीक होता है उसी का प्रभाव उस पर ज्यादा होता है, यानी धनात्मक आवेश का प्रभाव ज्यादा होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही होगी जो धनात्मक आवेश के कारण आ रही है। तो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है हमेशा आवेश से बिंदु की ओर, यानी चित्र के हिसाब से हो गया दाईं ओर। चित्र के हिसाब से हमारे पास में क्या आ गया, दाईं ओर। चित्र के हिसाब से आपके पास में आ जाएगा ये आवेश से बिंदु की ओर, यानी कि दाईं ओर। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा भी दाईं ओर हो जाएगी। चूंकि प्लस आवेश पास में है तो इसका प्रभाव ज्यादा होगा, इसीलिए प्लस आवेश की दिशा हमने लिया। अब अगर हम निरक्ष पर निकालना चाहें तो प्रश्न में आप देखोगे कि निरक्ष की दूरी भी 15 सेंटीमीटर ही ली हुई है, यानी दूरी वो की वही है। जब दूरी बराबर हो तो अक्ष और निरक्ष के मध्य एक संबंध होता है, और अगर निरक्ष पर मैं निकालना चाहूं तो सूत्र होगा ई क्यू बराबर के पी अपॉन आर क्यू। ठीक है, ये हो गया निरक्ष के लिए ई क्यू। और अगर मैं अक्ष के लिए देखता तो अक्ष पर जो सूत्र था वो था के 2p अपॉन आर क्यूब, ये हो गया अक्ष के लिए, अक्ष के लिए यानी पी बिंदु के लिए। अब अगर आप इनमें भाग दे दें एक दूसरे में तो देखो के से के कट जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा। ऐसा आप तभी कर सकते हो जब दूरी बराबर हो और द्विध्रुव वो का वही हो, बदला नहीं। तो बच गया क्या आपके पास में, बच गया ई पी अपॉन ई क्यू बराबर 2। यानी हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा एक तरीके से, ये सूत्र आपको पहले भी बताया हुआ है, ये तो मैं दोबारा बता रहा हूं, एक तरीके से आ जाएगा आपके पास में ई पी बटा 2 बराबर ई क्यू। मैंने ई क्यू को लेफ्ट में ले गया हूं और 2 को नीचे ले आया, यानी कि निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र अक्ष पर विद्युत क्षेत्र का आधा होता है। तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी उसमें 2 का भाग देके निकाल दी। 2 का भाग दे दिया था 1.33 इंटू 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम अपने पास में आ जाएगा, 10 की घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम अपने पास में आ जाएगा। अब दिशा की बात करें तो निरक्ष पर जो बिंदु होता है, ये माइनस आवेश है प्लस आवेश है, ये निरक्ष है। निरक्ष पर जो बिंदु होता है उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव ही धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर निरक्ष के लंबवत होती है। यानी निरक्ष के लंबवत अगर दिशा बनाए तो 2 हो सकती है, एक इधर और एक इधर, एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो कौन सी लेनी है हमें, धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर, यानी कि लेफ्ट वाली दिशा लेनी है हमें, लेफ्ट वाली दिशा लेनी है। तो हम इसको मिटा देते हैं, तो हम क्या कहेंगे, क्या हो जाएगी दिशा, निरक्ष के लंबवत धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर। ये तो आप हमेशा के लिए याद रख लो, क्योंकि निरक्ष के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा निरक्ष के लंबवत धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं।